बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में खुशामदीद स्टूडेंट। फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम। चैप्टर नंबर 4 के अब तक हमने 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए और आज हम 6, 7 और 8 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें, जिसमें से न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। सबसे पहले, एन एम्प्टी ट्रक, एक खाली ट्रक जिसको आप कहते हो ना, एम्प्टी मतलब खाली, ट्रक मतलब वो जो सामान लेकर जाता है। तो एक एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन, एक खाली ट्रक है जिसका वजन जो है वो 4000 न्यूटन है। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस खाली ट्रक का जो इंजन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। यहाँ से यहाँ तक की जो बात है वो खाली ट्रक की हो रही है, ठीक है। एक खाली ट्रक है जिसका वेट आपको दिया हुआ है 4000 न्यूटन और उसका जो इंजन एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है वो है जी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम्प्टी ट्रक की हम बात कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं एम्प्टी ट्रक। एक खाली ट्रक की हम बात करें तो हमें क्या कहा हुआ है जी कि जो एम्प्टी ट्रक है, खाली ट्रक है, उसका वेट W, वेट जो है हमारे पास वो है 4000 न्यूटन और जो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो है जी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है वो ट्रक लोड हो जाता है। देखिए लिखा हुआ क्या है, इफ द ट्रक इज लोडेड विद 2000 न्यूटन। अब आपने उस खाली ट्रक के अंदर 2000 न्यूटन लोड डाल दिया, ऐड कर दिया। 4000 उसका पहले से था, 2000 आपने और ऐड कर दिया। आपने खाली ट्रक में कुछ सामान डाल दिया जी 2000 न्यूटन तक का। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। तो अब इंजन कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये बात हम कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा है कि एक खाली ट्रक है जिसका वेट है 4000 न्यूटन और उस खाली ट्रक का जो इंजन है वो उस वक्त खाली खाली ट्रक की सिचुएशन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब आपने उस खाली ट्रक के अंदर 2000 न्यूटन लोड डाल दिया, सामान वामान भर दिया और अब आपको बताना है कि अब इंजन जो है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम एम्प्टी ट्रक लेते हैं। एम्प्टी ट्रक का हमारे पास वेट दिया हुआ है 4000 न्यूटन और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम इस एम्प्टी ट्रक में निकालते हैं कि इंजन फोर्स कितनी लगा रहा है। ट्रक अगर खाली है तो खाली ट्रक के लिए इंजन कितनी फोर्स लगाता है ये मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले फोर्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी पहले इतने न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है एक खाली ट्रक 4000 न्यूटन उसका वेट, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि इंजन कितनी फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। मास भी आपको चाहिए, मास पहले आप निकाल लेते हो। मास वेट का फॉर्मूला होता है w इज इक्वल टू mg। इसमें से अगर आप मास बनाए तो m इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय g। वेट आपके पास है जी 4000 न्यूटन डिवाइडेड बाय जी आपके पास है 9.8। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, आपको उस खाली ट्रक का मास पता चल जाएगा। याद रखिएगा अभी हम खाली ट्रक की बात कर रहे हैं। 4000 डिवाइडेड बाय 9.8, आंसर आता है 408 408.16 408.16 किलोग्राम। ये मास आ गया जी खाली ट्रक का। खाली ट्रक का हमारे पास मास आ गया। अब हम उस खाली ट्रक का इंजन जो फोर्स लगा रहे हैं वो मालूम कर लेते हैं। F इज इक्वल टू ma। मास आपके पास है 408.16 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है 1। मल्टीप्लाई कर लें आप, फोर्स आ गई आपके पास 408.16 न्यूटन। तो वो जो खाली ट्रक है अब उसकी हमें देखें क्या क्या मालूमात हो गई। खाली ट्रक का वेट है 4000 न्यूटन, उसका मास है 408 किलोग्राम। जब उस पे इंजन फोर्स लगाता है तो इंजन फोर्स लगा रहा है कितनी 408 न्यूटन और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने खाली ट्रक की मुकम्मल मालूमात निकाल ली, ठीक है। तो शुरू हिस्से में, पहले हिस्से में हमें कहा था न्यूमेरिकल के कि खाली ट्रक है जिसका वेट है 4000 न्यूटन, एक्सेलरेशन है 1 मीटर। तो मैंने वेट से मास निकाला और मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके इंजन की फोर्स पता कर ली। अब हम आगे आते हैं। अब आप कह रहे हैं इफ द ट्रक इज लोडेड विद 2000 न्यूटन। अब आपने उस ट्रक में
2000 न्यूटन लोड और डाल दिया, और पहले उसका, अब क्या हो गया, अब आपके पास लोडेड ट्रक लिख देते हैं। अब लोडेड ट्रक की बात हम कर रहे हैं, तो अब लोडेड ट्रक का वेट कितना हो गया, पहला उस खाली ट्रक का वेट कितना था 4000 न्यूटन, आपने उसमें 2000 न्यूटन और डाल दिए, तो अब उस ट्रक का टोटल वेट जो है वो हो गया 6000 न्यूटन। 4000 खाली ट्रक का था, 2000 आपने डाल दिया, अब उसका 6000 न्यूटन हो गया। तो अब जाहिर बात है वेट बढ़ गया, मास में भी फर्क आएगा ट्रक के। अब ट्रक का मास निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी। अब ट्रक का वेट है 6000 न्यूटन, डिवाइड कर दे, जी होता है आपके पास 9.8। अब ट्रक का मास जो हो गया वो कितना हो गया जी, 6000 को आप डिवाइड कर दें 9.8 से, 612.24, 612.24 किलोग्राम। अब ये ट्रक का मास हो गया। इस 612 में से 408 ट्रक का है, और बाकी जो बचता है वो आपने जो लोड डाला है उसका है। ठीक है, अब आप फोर्स का फॉर्मूला लें, एक्सेलरेशन मालूम करनी है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतनी की इंजन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन मालूम करनी है। तो आप फोर्स का फॉर्मूला लें, वैल्यूज डालें, देखिए इंजन चेंज नहीं किया, ट्रक के अंदर हमने लोड डाला है लेकिन इंजन थोड़ी चेंज किया है, इंजन तो वही है, लिहाजा इंजन तो उतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी वो पहले लगा रहा था। खाली ट्रक को खींचने के लिए जितनी फोर्स लगा रहा था उतनी फोर्स जो है वो भरे हुए ट्रक को खींचने के लिए लगाएगा। तो फोर्स आपकी वही रहेगी जी, ये आपकी जो निकली थी 408 कहाँ गई, ये जो आपकी फोर्स निकली थी, फोर्स कितनी है 408.16। अब मास कितना है ट्रक का, ये आ गया जी 612.24। एक्सेलरेशन आपको पता करनी है, मल्टीप्लाई हो रही है ये वैल्यू, इधर आएगी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 612.24, डिवाइड करें आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा 408.16 डिवाइडेड बाय 612.24, आंसर इज 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अब एक्सेलरेशन जो है वो इंजन लगाएगा। मास बढ़ गया, आप जानते हैं सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर आप मास बढ़ाते हो तो एक्सेलरेशन कम हो जाती है। तो देखें पहले ट्रक का मास था 408, एक्सेलरेशन आ रही थी 1, अब आपने ट्रक का मास बढ़ा दिया 612 कर दिया, तो एक्सेलरेशन देखने कम हो गई। ठीक, ये आंसर हो गया आपका इस न्यूमेरिकल का। तो इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे थे कि एक खाली ट्रक है जिसका 4000 न्यूटन वेट है, ये हमने लिखा खाली ट्रक का 4000 न्यूटन वेट, और एक्सेलरेशन दे रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमने क्या करा, खाली ट्रक के लिए हमने पहले मास निकाला, खाली ट्रक का मास कितना है 408, और फिर हमने उसकी फोर्स कैलकुलेट कर दी, फोर्स कितनी है 408, 408 न्यूटन जो है वो इंजन फोर्स लगा रहा है। फिर हमने ट्रक को लोड कर दिया, ट्रक को हमने 2000 न्यूटन उसमें और डाल दिया, अब ट्रक का वेट हो गया 6000 न्यूटन, उस हिसाब से मास हो गया 612, फोर्स थोड़ी चेंज होगी, फोर्स आपकी वही रही, मास आपका 612, आपने एक्सेलरेशन निकाल दी 0.66। ये इजी न्यूमेरिकल था, बस आप इसको दो हिस्सों में तकसीम रखें, खाली ट्रक का पहले डिटेल निकाल लें, फिर आप लोडेड ट्रक की डिटेल निकालें। अब हम अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं, इसमें कोई सवाल होना तो नहीं चाहिए, आई होप, अगर होगा तो माइक आपका खुला हुआ है, पूछ लिएगा। सर ये वेट एम्प्टी ट्रक का है या इसमें कुछ है? ये ये जो 4000 न्यूटन, ये खाली खाली ट्रक है, लिखा हुआ है ना एम्प्टी ट्रक, खाली तो ट्रक। मतलब ये खाली जो ट्रक है ये उसका न्यूटन है, 4000। हाँ जाहिर बात है और फिर बाद में हमने 2000 न्यूटन उसमें हमने सामान डाला बाद हाँ में। हाँ, जैसे ऐसा होता है ना ट्रक, देखो ऐसा होता है ट्रक, ये ट्रक है जी, ये इसका टायर है, ये पीछे से खाली है ये, अब बाकी चीजें तो है ना, बाकी चीजों का वेट हो गया ये 4000 न्यूटन, तो हम इसको खाली ट्रक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पीछे से खाली है, इसका वेट है 4000 न्यूटन। जब आपने उस पर लोड डाल दिया, अब ये आपका वही ट्रक आ गया, लेकिन अब वो पीछे से खाली नहीं है, आपने उसमें पीछे ये सामान डाल दिया, अब इस सामान का वजन है 2000 न्यूटन, ट्रक का खाली बाकी बाकी ट्रक का क्या वजन था, क्या नेट था 4000, तो अब इस पूरे का क्या हो गया 6000। तो शुरू में खाली ट्रक था, खाली ट्रक से मुराद ये नहीं है कि कुछ भी नहीं था वहां पे, ट्रक का जो अपने पार्ट होते हैं उसका तो वेट होगा, वो 4000 न्यूटन है।
फिर आपने उस ट्रक में सामान लोड कर दिया, जैसे फ्रिज डाल दिया, टीवी डाल दिया वगैरह वगैरह, तो 2000 न्यूटन आपने उसमें और डाला है, 2000 उसमें डाला, 4000 ट्रक का था, तो टोटल बाद में हो गया 6000 न्यूटन। ठीक, और कोई सवाल? तो इजी न्यूमेरिकल है, बस देख ले। हम हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो ये रहती है कि हम पहले खाली ट्रक लेते हैं, उसका हमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, वेट और एक्सेलरेशन, फिर हम निकालते हैं उसका मास, वेट को जी से डिवाइड करके मास निकाल देते हैं, और फिर इंजन की फोर्स पता कर लेते हैं। हमें पता है इंजन चेंज नहीं होगा, यानी फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स यही रहेगी, फोर्स हमने पता कर ली। अब हमने देखा जी ट्रक का फाइनल वेट क्या हो गया जी, अब 6000 न्यूटन हो गया, तो हमने उसका नया मास निकाल लिया, और फिर मास ये रहा, फोर्स ये फोर्स ये रही मास, एक्सेलरेशन निकाल ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास 8वें के बाद है जी नवा न्यूमेरिकल, ये सॉरी नवा कह गया, 7वां न्यूमेरिकल है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। दो बॉडीज है ए और बी, जो कि एक स्ट्रिंग के किनारों पर बंधी हुई है, विच पासिस ओवर अ पुली, और ये जो स्ट्रिंग है ये एक पुली के ऊपर से गुजर रहा है, सो दैट दे हैंग वर्टिकल। इस तरह के ये दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग कर रही है। इतना जुमला पढ़ने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये जो आपके पास न्यूमेरिकल है ये टेंशन का केस है। टेंशन के केस क्या बताए थे आपको, मैंने यही बताए थे कि एक स्ट्रिंग के अगर दोनों किनारों पे हम वजन बांधे, ये होता है टेंशन का केस। यहाँ पे भी देख ले क्या कहा है, दो बॉडीज हैं ए और बी, एक स्ट्रिंग के किनारों पे बंधी हुई है और वो स्ट्रिंग पुली पे से जा रहा है। तो यहाँ तक अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ो, आपको दो बातों का आइडिया हो जाता है। पहला ये कि ये टेंशन का केस है, और दूसरा ये कि ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस क्यों कहा है मैंने, क्योंकि फर्स्ट केस के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही होती है, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सो दैट दे हैंग वर्टिकल। तो इस जुमले से हमें ये आइडिया होता है कि दोनों बॉडीज नीचे लटक रही हैं। ये केस 1 हो गया। मेन चीज जो होती है इस न्यूमेरिकल में वो यही होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केस। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये केस 1 है टेंशन का। बाकी केस 2 का आपके पास न्यूमेरिकल नहीं है, फर्स्ट ईयर में आता है, उसमें वर्डिंग होती है जी वन बॉडी हैंग वर्टिकल एंड द अदर बॉडी लाई ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब हम ये देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये केस 2 है। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में आपने शुरू का पैराग्राफ पढ़ा, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये टेंशन का केस है, और कौन सा केस है, केस 1। अब यहाँ दो बातों का ख्याल रखना होता है इस न्यूमेरिकल में, टेंशन के केस वाले न्यूमेरिकल में। पहली बात ये कि ये जो ए बी आपको बॉडीज कहा जा रहा है ना, इसको इग्नोर करिएगा, इसको कंफ्यूजन के लिए आपको दिया हुआ है। ये मत समझिएगा कि जो आपको मास पहले लिखा हुआ है वो ए बॉडी का है, जो बी लिखा हुआ है वो बी नहीं, ए बी को आप भूल जाए। आप यही बोले पहली बॉडी दूसरी बॉडी, ए बी आपको इग्नोर कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। दूसरा ये कि हमारे पास एक बॉडी का मास दिया होगा दूसरी का नहीं, ये हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे। अब जरा उस केस को दोहराते जरा थोड़ा सा। ऐसा होता था जी कि ये पुली होती थी, ये पुली है, और ये आपकी दो बॉडी, ये स्ट्रिंग आ गया, एक बॉडी ये आ रही होती थी, एक बॉडी ये आ रही होती थी। इस वाली बॉडी को हमने कहा था M1, और इस वाली बॉडी को हमने कहा था डेरिवेशन के दौरान M2। एक बात। दूसरी बात, M1 ज्यादा होता है, जिसकी वजह से M1 जो है वो नीचे मूव कर रहा होता है, और जो M2 था वो हल्का था, तो M2 जो है वो ऊपर मूव कर रहा था। हमने जो इक्वेशन बनाई हुई है वो इस मामले को रखते हुए बनाई थी। हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, जो भी इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें हमने ये कंसीडर किया था कि M1 ज्यादा है, M2 कम है, M1 नीचे जा रहा है, M2 ऊपर जा रहा है। तो अब चूंकि ये वाला आपके पास जो न्यूमेरिकल है केस 1 का है, तो यहाँ जो आपको एक बॉडी का मास दिया हुआ होगा, एक का आपको मालूम करना होगा, एक बॉडी का मास आपको दिया हुआ होगा, एक का आपको मालूम करना होगा। किस बॉडी का मास दिया हुआ है, किसका मालूम करना है, ये बड़े गौर से देखिएगा, अपने पास से नहीं कर देंगे हम कि M1 दिया हुआ है M2 मालूम करना है, नहीं। हम ये देखेंगे कौन सी बॉडी जो है नीचे जा रही है और उसका क्या दिया हुआ है। तो अब जरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं वापस। यहाँ तक पढ़ा है हमने, टू बॉडीज ए एंड बी आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्प्रिंग व्हिच पासेस ओवर अ पुली सो दैट दे बोथ हैड वर्टिकल। केस 1 हो गया। अब आगे क्या देखें, इफ द मास ऑफ बॉडी इज 4 kg, एक बॉडी का मास आपको दिया हुआ है 4 किलोग्राम। अब ये M1 है या M2 है अभी मैं नहीं बोलूंगा, मैं देखूंगा कि ये जो बॉडी है जिसका मास 4 किलोग्राम दिया हुआ है नीचे जा रहा है या ऊपर, उस हिसाब से डिसाइड करूंगा। एक बॉडी का मास आपको दिया हुआ है 4 ग्राम,
कहते हैं आगे फाइंड मास ऑफ बॉडी ए विच मूव अप। उस बॉडी, ये मेन बात होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात मेन है। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच मूव अप, उस बॉडी का मास मालूम करना है जो ऊपर जा रही है। कौन सी बॉडी ऊपर जाती है डेरिवेशन के अंदर, चेक करें, ये वाली m2, ये जाती है ऊपर, m2 आपको मालूम करनी है। और जो आपको 4 किलोग्राम दिया हुआ है वो m1 हो गया। ये बस एहतियात होती है। पास बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं जी, अपनी मर्जी से कह देते हैं जी 4 किलोग्राम m2 है और जो मालूम करना है वो m1 है। ऐसे नहीं कह सकते। हमने जो डेरिवेशन की है, हमने जो इक्वेशन बनाई है, हमने m1 को ज्यादा रखा था, m2 को कम रखा था। m1 नीचे जा रहा था, m2 ऊपर जा रहा था। यही उसकी बात है, क्योंकि आप जानते हो वहाँ प्लस माइनस का ही फर्क है उस फॉर्मूले में। m1 माइनस m2, m1 प्लस m2, प्लस माइनस का तो फर्क है, तो इसलिए तरह उसको देखना पड़ेगा। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहली चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये केस 1 है या केस 2 है। और दूसरे नंबर पे आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि m1 और m2 कौन सी है। तो आपने जब न्यूमेरिकल पढ़ा, लिखा हुआ है दे हैंग वर्टिकल, आपने डिसाइड कर लिया केस 1। फिर आपने देखा आगे न्यूमेरिकल पढ़ा तो आगे लिखा हुआ है जी फाइंड द मास ऑफ बॉडी विच मूव अप, उस बॉडी का मास मालूम करें जो ऊपर जा रही है। और ऊपर जाती है कौन सी, m2। तो m2 को आपको मालूम करना है। और मास ऑफ बॉडी b इज 4 kg, तो वो m1 हो जाएगा। m1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। तो चूंकि बॉडी, जिस बॉडी का मास मालूम करना है वो ऊपर जा रही है, हमने m2 को क्वेश्चन मार्क कर दिया। और जो दूसरी बॉडी 4 किलोग्राम है वो m1 हो गई। आगे कहते हैं विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.5, एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने देखा एक्सेलरेशन हमें दी हुई है, केस 1 का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। केस 1 का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g, ये फॉर्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे जी, ये जो आप देख रहे हैं नीचे देखें m1 प्लस m2 लिखा हुआ है, इसको आप एक्सेलरेशन के पास ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ए के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए से m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो गया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जी से ये वाला m1 माइनस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यूं कर लें, जी मल्टीप्लाई हो रहा है m1 माइनस m2 से। तो हमने थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज किया, हमारे पास ये फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, m1 प्लस m2 जो है ये चीज ये डिवाइड हो रही थी, हम a के पास ले गए, मल्टीप्लाई हो गई, ये देखें a मल्टीप्लाई हो रहा है m1 माइनस m1 प्लस m2 से। दूसरी तरफ ये g जो है वो m1 माइनस m2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने ये लिख दिया g माइनस। अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। एक्सेलरेशन आपके पास है 0.5, m1 आपके पास है 4 प्लस m2 आपको मालूम करना है, g की वैल्यू होती है 9.8, m1 आपके पास है 4 माइनस m2 आपको मालूम करना है। अब आप मल्टीप्लाई करें, पहले ये 0.5 4 से मल्टीप्लाई होगा, 0.52 आएगा वैसे तो, 4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 4 2 आ गया, प्लस अब आप इस 0.5 को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप मिला के लिख देंगे। इसी तरीके से अब 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आता है 39.2, माइनस अब 9.8 को आप m2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो अब जरा मैं यहाँ तक का दोबारा न्यूमेरिकल पढ़ लूँ। चूंकि आपने देखा दे हैंग वर्टिकल केस 1, फिर आपने देखा फाइंड द मास ऑफ बॉडी विच मूव अप, ऊपर जाने वाली बॉडी का मास मालूम करें, ऊपर जाती है m2, लिहाजा आपने कहा m2 मालूम करना है, m1 आपको दिया हुआ है 4 किलोग्राम, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 0.5, तो m2 मालूम करनी है, m1 4, एक्सेलरेशन 0.5, केस 1 का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिया, m1 प्लस m2 डिवाइड में था, a के पास गया मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी तरफ g जो है वो m1 माइनस m2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यूज डाल दी। अब आपने 0.5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 0.5 को m2 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास 0.5 m2 आ गया, फिर आपने 9.8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 39.2 आ गया,
9.8 को माइनस m2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस m 9.8 m2। अब ये m2 वाले एक तरफ कर लें, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 0.5 m2 और ये इधर आके प्लस हो गया प्लस 9.8 m2। इस तरफ आप देखें जी 39.2 बच रहा था और ये प्लस का 2 है, ये जब 39 के पास दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करें, ये हो जाएगा 10.3 m2 और इसको आप माइनस कर दें 37.2 आएगा। 10.3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 37.2 डिवाइडेड बाय 10.3 डिवाइड कर लेंगे हम, मास 2 हमारे पास आ जाएगा। 37.2 डिवाइडेड बाय 10.3 आंसर आ रहा है 3.61 किलोग्राम, ये आंसर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल फर्स्ट ईयर में भी होता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, तो ये आप याद रखिएगा फर्स्ट ईयर का न्यूमेरिकल है, ये फर्स्ट ईयर में भी आता है और वहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने देखा केस कौन सा है, फिर आपने देखा कि कौन सी बॉडी मालूम करनी है, कौन सी बॉडी आपको दी हुई है, फिर आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स चलाई और आंसर निकाल दिया। इसमें कोई सवाल है तो पूछिएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये हाईलाइट होगा कि वो अप है या डाउन है। हाँ, ये लास्ट में बताया जाएगा, ये लास्ट में बताया जाएगा कि ये बी ए भी अगर हटा दो, वो हो सकता है ए भी ना दे, ए वो फाइंड द मास ऑफ बॉडी इज यूं कर दे, लेकिन ये जरूर दिया हुआ होगा कि कौन सी बॉडी अप जा रही है या कौन सी, एक का आपको जरूर बताएंगे कि वो अप है या डाउन। ऐसा भी हो सकता है इफ द मास ऑफ बॉडी बी विच इज मूविंग अप इज 4 किलोग्राम, यानी कि जो बॉडी ऊपर जा रही है उसका मास आपको दिया हुआ है 4 किलोग्राम, तो आप कहेंगे जी m2 4 किलोग्राम हो गई, m1 मालूम करना होगा। तो ये हिंट लाजमी दिया हुआ होगा कि कौन सा मास ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है, ये लाजमी दिया हुआ होगा। और कोई सवाल? नहीं। अब हम आते हैं आखिरी न्यूमेरिकल पे, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना क्वेश्चन नंबर 7, इसकी जरा बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ये फर्स्ट ईयर में भी आपको काम आएगा, ठीक है। अगले साल आप फर्स्ट ईयर में हो गए तो अगले साल ये आपको काम आएगा, वहाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आता रहता है बहुत। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, मैं लिख नहीं रहा, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, ये बेकार सा है। अ रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक, एक रेक्टेंगुलर मेटल का बना हुआ ब्लॉक है, कोई डब्बा है, ऑफ मास 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम उसका मास है, रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ मेटल सरफेस, एक मेटल की सरफेस है उसके ऊपर रखा हुआ रेस्ट करना है, यानी कि ये एक मेटल की सरफेस हो गई और ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया, इसका मास जो है वो हमें दिया हुआ है कितना, 4 किलोग्राम। अभी ये रुका हुआ है, रेस्ट में रुका हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं आगे, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। अब ये जो आपका बॉक्स है और ये जो आपकी मेटल सरफेस है, इनके दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसको आप इस सिंबल से डिनोट करते हो, वो है 0.2। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक। अब ये सरफेस है, इसकी पैरेलल फोर्स कितनी चाहिए होगी इसको मूव कराने के लिए, व्हाट फोर्स इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक, कितनी फोर्स आपको चाहिए इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। पैरेलल का वर्ड यू दिया है कि आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, नहीं तो आप हो सकता है ना आप बोले शायद ऊपर ले जाऊंगा, तो व्हाट पैरेलल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, आपको ये जो इस ब्लॉक को मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो आपको पता करनी है। आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप फोर्स लगाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा हो जाएगी जिसको आप कहते हो फ्रिक्शन, और जब ये चलने लग गया उस वक्त समझ लो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये फोर्स आपकी बराबर होती है, तकरीबन बराबर होती है। तो हम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, जितनी फ्रिक्शन होगी जाहिर बात है उतनी फोर्स आपको चाहिए इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। तो हम फ्रिक्शन मालूम कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो फोर्स मोशन पैदा करने के लिए कितनी चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल में आपको मास दिया हुआ है ब्लॉक का 4 किलोग्राम
और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको 0. एक मिनट रिकॉर्डिंग रुकी है। हाँ, तो मास आपको इस न्यूमेरिकल में ब्लॉक का दिया हुआ है 4 किलोग्राम, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। अच्छा याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ये अक्सर बात आपकी एमसीक्यूज में आती है। द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, आप कहोगे नन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो सिमिलर चीजों के दरमियान रेशियो होता है। अब सिमिलर सिमिलर होती है तो दोनों के यूनिट कट जाते हैं, इसलिए कोई यूनिट नहीं होता। आपको पैरेलल फोर्स मालूम करनी है एफ, ये फोर्स आप मालूम करनी है, इसको आप फ्रिक्शन के बराबर कह लेंगे। एज ये जो फोर्स है ये फ्रिक्शन के बराबर है, लिहाजा हम फ्रिक्शन मालूम कर लेते हैं। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय वेट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेट का फॉर्मूला होता है mg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाई मास आपके पास है 4, g की वैल्यू होती है 9.8। इन तीनों वैल्यूज